नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके दोहराया जाता है कि इस किताब के द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ और सूचनाएं आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। दोस्तों, एक चीज़ और कही जाती है कि यदि कोई इस मटेरियल का, क्योंकि यह मटेरियल फ्री है, यदि कोई इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए या किसी और गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो यह उसका व्यक्तिगत होगा। हम में से कोई भी या कोई भी लॉ ऑफ वन की टीम का या एलएल रिसर्च का इसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसमें दिखाए गए सभी चित्र और चलचित्र हो सकता है कॉपीराइट के अंदर आते हो, परंतु यह फ्री मटेरियल है सबके लिए, उनके लिए भी जिनका इस्तेमाल होगा। धन्यवाद। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। जब वो इकाई एक, दोस्तों यहाँ पर इकाई ना बार बार यूज़ होगा तो हम इकाई नहीं कहते, हम व्यक्ति कहते हैं। तो डॉन कहते हैं, जब भी व्यक्ति एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाती है तो क्या वो सोच में जाती है या किसी वाहन यानी व्हीकल के द्वारा जाती है। तो रा कहते हैं, आपका हायर सेल्फ का जुड़ाव रचयिता से होता है, उसे रचयिता के बारे में सब पता होता है, इसलिए उसके लिए समय और स्थान मायने नहीं रखते। बस यही सोच महत्वपूर्ण होता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में उसे हमें कहाँ रखना है। तो दोस्तों ये होता है कि इसमें कि जो हमारा हायर सेल्फ होता है ना, जो हमारी कॉपी होती है, उसको ये सब पता होता है कि अनंत रचयिता की सोच में इस वक्त क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से जो भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो जगह आपके लिए सही होगी ना, वो सारे ग्रह आपके लिए खुल जाते हैं और उसके अंदर से जो ग्रह आपके लिए सही होगा ना, आप उसमें से चुनते हो और वो वाला ग्रह चुन के और आप वहाँ चले जाते हो। तो डॉन कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का जन्म तीसरी घनत्वता में होता है उस समय या तो वो जाने या अनजाने अपने सबक सीख रहा होता होगा, या फिर उसे एक के कानून का ज्ञान हो और वो जागरूक होकर सभी सबक को सीख रहा हो। तो दूसरे तरीकों से क्या ये संभव है कि उसमें विकास तेजी से हो, वो तेजी से अपने सबक सीखकर आगे बढ़ जाए। क्या ये सही नहीं है। तो रा कहते हैं, हाँ ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना तीसरी घनत्वता, ये हमारे इंसान वाली घनत्वता जो है ना, ये तीसरी घनत्वता ही है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के इंसान हैं और ये जो घनत्वता होती है ये अभी आपको आगे जाके पता चलेगी। जिसकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी उसकी कंपनता बढ़ती चली जाएगी। ये ऐसे ऐसे काम करती है पूरी की पूरी। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, यद्यपि काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसकी इच्छा सिर्फ अपने विकास को तेज करना होता है और ये उनका कार्य होता है कि वो कैसे अपने सबक को सीखकर आगे अपना विकास करें। क्या ये सही है कि तीसरे घनत्वता में वो अपना विकास तेजी से कर सकते हैं बजाय ये कि वो एक जन्म से दूसरा जन्म लेते रहें। तो रा कहते हैं, हाँ ये सही है, हम कोशिश करते हैं इसके बारे में बात करें, यानी तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो रा कहते हैं, एक के कानून का प्रमुख विभाजन है स्वतंत्रता की इच्छा यानी फ्री विल। इसलिए हर व्यक्ति इसे स्वीकार करने, अस्वीकार करने या नज़रअंदाज करने के लिए स्वतंत्र है। तो दोस्तों ये इसको ना अंग्रेजी में कहेंगे कि ये जो फ्री विल होती है ना, इसका एक एक तरीका है कि कोई भी चीज़ यदि हम भी आपको कहें तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो या इग्नोर कर सकते हो। बिल्कुल ही आपकी जो इच्छा हो, एक्सेप्ट करना हो कर लेना, रिजेक्ट करना हो इस किताब को कर देना, इग्नोर करना हो, नज़रअंदाज करना हो तो वो भी कर लेना। ये रचयिता ने बनाई हुई है लॉ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वो कह रहे हैं कि भैया उनके पास सारी चीज़ें या तो स्वीकार कर ले या अस्वीकार कर ले या नज़रअंदाज ही कर दे, भाई तेरी इच्छा है। तो फिर वो आगे कहते हैं, वो चाहे तो स्वयं सृष्टि को भी नज़रअंदाज कर सकता है। वो ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ये बोल दे कि भाई सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं जानता हूँ मेरा घर मेरा परिवार, ख़त्म कहानी, और मुझे नहीं जानना कौन रचयिता क्या है, छोड़ दो भैया मेरे को, मेरे हाल पे छोड़ दो। एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। अभी भी आप लोगों के बीच में ऐसे कई लोग हैं जो आज भी जाने अनजाने एक के कानून को अपने जीवन में लागू करते हैं, जिसे हम प्रेम के प्रतीक कहते हैं, प्रेम के तरीके। तो यानी दोस्तों जब भी हम किसी से प्रेम से वो कर रहे होते हैं ना कि भाई हमें इससे प्यार है, चाहे अपने बच्चों से प्यार हो, परिवार से प्यार हो, किसी से भी प्यार हो, बीवी से प्यार हो, दोस्त से प्यार हो, ये जाने अनजाने हम प्रेम को ही सीख रहे होते हैं एक दूसरे से। होता है ना कि यार मैं जान कुछ भी कर रहा हूँ, मम्मी मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, वो उससे दूर नहीं हट सकता मैं। तो फिर आगे रहा कहते हैं, हालांकि यदि वही व्यक्ति एक के कानून के बारे में जान जाए और अपना पूरा झुकाव उस तरफ ले आए तो वह रचयिता के प्रेम और प्रकाश की तरफ जाना शुरू कर देता है और ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है।
मतलब फिर तो ये जिम्मेदारी है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कोई जिम्मेदारी हो आपकी कि किसी ने बोला हो जी एक का ज्ञान सीख लिया तूने, अब तू जो है इस जिम्मेदारी को निभा और आगे दूसरों को दे। नहीं, ये खुद लेनी होती है हर व्यक्ति को, खुद करना है कर, नहीं करना है मत कर, ऐसा ही है ये खेल पूरा। तो फिर आगे वो कहते हैं जितना भी समय उसके पास उपलब्ध हो वो व्यक्ति अपने विकास को तेज गति से आगे बढ़ा सकता है और अपना रास्ता बना सकता है। इस तरह का व्यक्ति अपने विकास को तेज गति से किसी भी दिशा में बढ़ा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने पुकार को सशक्त करते हैं जब हम कन्फेडरेशन को बुलाते हैं, यानी वर्क का कानून, लॉ ऑफ स्क्वायर लगाते हैं। तो दोस्तों पता है होता क्या लॉ ऑफ स्क्वायर में? लॉ ऑफ स्क्वायर इतनी जबरदस्त चीज बनाई है ना क्रिएटर ने कि यदि किसी को यह समझ में आ जाए ना इसका इस्तेमाल कैसे होता है, तो वो चाहे ना इस पूरे ग्रह की पूरी दिशा ही बदल दे पूरी की पूरी, ये कहाँ जाएगा। और ये एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, ये होता है क्या है कि जैसे मान लो आपको एक का ज्ञान मिला, ठीक है, आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, पहली बार में आपने सुना, आपने कहा जी मजा आ गया। आप तो कह रहे हो कि जी हमें तो मजा आ गया, हमें दूसरों को भी देना है, आपने उठा के दूसरे को दे दिया। अब वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो, दोनों सीखते ही चले जा रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो जी मैं यूट्यूब पे डाल रहा जी मुझे तो व्यूज़ ही नहीं मिल रहे। अरे मिलेंगे कहाँ से, इतना बड़ा ज्ञान है। इससे बढ़िया तो और भी तरीके हैं। अब जैसे हमारे कई दोस्त हैं, वो पता है क्या करते हैं, कई लोग जितने भी, मतलब आपको लग रहा होगा ये लॉ ऑफ वन आपके पास पहली बार पहुंचा है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि यार मैं ही अकेला हूँ शायद इसके लिए, ये बहुत लोगों के पास पहुंचा है ये ज्ञान। लेकिन हाँ उनमें से ये ज़रूर है कि भाई किसी को पूरा हो गया इसका ज्ञान, किसी को पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसका तरीका पता है क्या है? लॉ ऑफ स्क्वायर। लॉ ऑफ स्क्वायर ये कहती है कि यदि तू सीख रहा है एक का ज्ञान और तू दूसरे को दे रहा है, तो आपने देखा होगा लॉ ऑफ स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि लगती चली जाती है, आप बने अनंत, अनंत के बाद अगला जो होगा वो 2 काउंट होंगे, फिर उसके बाद जो तीसरा आ गया तो 4 काउंट होंगे। ऐसी चलती रहती है पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी इसी तरीके से चलती है। आपने देखा भी होगा यहाँ पे जैसे हम लोग कर रहे थे कैलकुलेट, ये पहला तो होगा इन्फिनिटी मतलब अनंत, दूसरा होंगे 2, फिर तीसरे अगर कोई जुड़ गया तो 4, चौथा जुड़ गया 8। तो इन सब की आपके अंदर ही काउंट होती रहेगी सारी की सारी चीज़ें। जो दूसरा होगा ना व्यक्ति, फिर वो अनंत बन जाएगा, उसके साथ एक और आया, फिर वो उसके लिए 2 हो जाएगा। ऐसे करके चलती रहती है, रुकती नहीं है ये कहानी, ऐसे ही चलता ही है। तो इसके अंदर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये है कि भाई जिम्मेदारी लेनी तो खुद लेनी है। अब जैसे हमने बताया ना कि हमारे इतने सारे जानकार मिले, हमें इतने लोग मिले, हमने कहा ये कहाँ से हो रही है लोगों की बरसात इतनी सारी, ये कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कौन कौन, कोई कहीं, कोई किसी कंपनी का हेड, कोई कहीं पे, पता नहीं कौन कौन निकल के आ रहे हैं। लेकिन उन्हें कई लोग ऐसे हैं कि उन्हें ज्ञान ऐसा, उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं हम तो यार, हम अपनी पेन ड्राइव में लेते हैं, हम तो लोगों को घर में बुलाएं कि जी आओ जी चाय पीने के लिए आ जाओ, और चाय पीने के बाद उन्हें बताएं कि आपको पता है सत्य को मिलता नहीं है, क्या सत्य को तो लिया जाता है। अगला पूछता है कैसे लिया जाता है, तो कहता है जी लो एक का ज्ञान, फिर उसके हाथ में वो पेन ड्राइव पकड़ा देंगे, वो अपने घर जाके अपना देखता रहेगा उसको। तो किसी ने ऐसे तैयार कर लिया, किसी ने कागज़ पे लिख के दूसरों को दे दी, तो ये ऐसी की ऐसी चलती चली गई। और जब हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब हमने 8 साल पहले शुरू की थी ना ये, हम स्टार्टिंग में थे करीब करीब लगा लो 15 से 20 दोस्त जब हमने शुरू की थी। उसके बाद लोग जुड़ते गए। उस टाइम पे ज़्यादा हमारे पास चीज़ थी नहीं, चीज़ें इंटरनेट जितना चलता था तो उसके हिसाब से क्या ही देते हम किसी को। तो हमने तो कागज़ों पे लिख लिख के दे दी थी सबको, और सबके पास है वो कागज़ों पे आज भी पड़ी है पूरी एक का ज्ञान सबके पास। ऐसी तो पहुँचे है सबके पास, और उसकी कहीं पे भी लिखावट नहीं है, मतलब AI फेआई TI कहीं पे भी लगा लो, कहीं है ही नहीं, वो कागज़ों में लिख लिख के दे दिया सबको। और सारे के सारे अलग अलग दिशाओं में निकल गए, कोई नहीं रुका। सारे के सारे दोस्तों ने बोला भाई मैं अलग जा रहा हूँ, मैं अलग जा रहा हूँ, मैं अलग जा रहा हूँ, निकले सारे, लेकिन काम सबका एक जी, एक का ज्ञान। ऐसे ही किया सबने। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ स्क्वायर लगती चली जाती है। लॉ ऑफ स्क्वायर का यही होता है कि तू भी सीख दूसरे को भी सिखा, तू भी सीख दूसरे को भी सिखा, यही काम होता है लॉ ऑफ स्क्वायर का। और सबसे पावरफुल टूल है रचयिता का दिया हुआ, और पूरे का पूरे ग्रह की दिशा बदल जाती है अगर इसका कोई इस्तेमाल कर ले तो खैर आगे डॉन बोलते हैं, क्या आप अपने इस बात को थोड़ा अलग ढंग से बता सकते हैं कि हम इस पुकार को कैसे सशक्त कर सकते हैं, मतलब इस लॉ ऑफ स्क्वायर को और कैसे बढ़िया बना सकते हैं। तो रा कहते हैं हम हमारी पिछली जानकारी से समझाते हैं, पुकार की शुरुआत 1 से होती है, उसको अनंत माना जाता है और उसे गिना नहीं जाता। जो शुरुआत करेगा उसे गिना नहीं जाएगा क्योंकि वो तो अनंत है। अनंत को कौन गिन सकता है? कोई गिन सकता है अनंत को? जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है उसे कौन गिन सकता है? तो फिर वो कहते हैं उसे शुरुआत करने वाला या आधारशिला कहा जाता है, मतलब वो एक कॉर्नर स्टोन है, उसने शुरुआत की अब, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं उस दूसरे पुकार को जोड़ा जाता है और उसे पहला कहा जाता है। तीसरी पुकार दूसरे की सशक्त करती है या दोहरा कर देती है,
और इसे आगे जितने लोग जुड़ते जाते हैं उस पुकार को और सशक्त करते चले जाते हैं। इस प्रकार आपके कई लोगों की पुकार सशक्त होना अनंत रचयिता तक पहुंचती है। तो पता है इसमें होता क्या है दोस्तों, अब आपको ये चीज़ बहुत बहुत ही बढ़िया जानकारी इन्होंने दी। इन्होंने कहा परंतु सोच एक होनी चाहिए फिर, इसके अंदर ये खेल नहीं है कि जी मैं तो कुछ और मांग रहा हूँ और वो तो कुछ और मांग रहा है, ये तो कुछ और मांग रहा है। रचयिता कहते हैं कि यार तुम्हारे तो बीच में ही नहीं बन रहा है एका। जब तुम्हारे बीच में एका नहीं बन रहा तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ जो तुम्हें चाहिए। तो होता क्या है ना, जो पहले ने बोला कि भाई ये मांगना है, तो दूसरा कहेगा हाँ जी भाई यही मांगना है, तीसरा कहेगा जी हाँ जी भाई यही मांगना है, चौथा कहेगा हाँ जी भाई ये मांगना है। सारे एक ही चीज़ मांगते चले जाते हैं, या लिस्ट बना लो अपने 10 चीज़ों की 20 चीज़ों की कि जी रचयिता से ये चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो जो लोग आते गए हम ध्यान अवस्था में जाते गए हम मेडिटेशन करना शुरू किया हम लोगों ने सबने। तो हम लोगों को पता चल गया था कि हमें क्या चाहिए। तो हमें ये पता था कि भाई ये लॉ ऑफ स्क्वायर्स बहुत पावरफुल चीज़। हम लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई 20 चीज़ों की। जैसे कि हमने उसके अंदर कहा कि भैया हमें नहीं पता प्रभु। अच्छा एक चीज़ और भी कमाल की है, रचयिता को ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, रचयिता को केवल यही पता है कि तुम्हें क्या चाहिए बस। ज़्यादातर आप लोगों ने लोग देखे होंगे वो पता है क्या करते हैं, वो जाते कहते हैं हे भगवान मुझे दुख दर्द नहीं चाहिए मेरे जीवन में, जबकि उसको ये नहीं पता खुद लगा के आया है। अब इस किताब के अंदर पता चल जाएगा आपको। तो हम लोगों ने लिस्ट बनाई कि हाँ भाई ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। अंत में ये पूरी जो हमारे महासंघ है इसे भेज देना आप, जहाँ सिचुएशन ज़्यादा खराब होती हुई दिखे पूरे महासंघ को भेज देना। हमने कहा जी प्रभु इस धरती पे यदि अगर कोई इस सीता को हरने की कोशिश करे, कोई भी हो चाहे पूरे ब्रह्मांड से कोई भी हो, कह रहे प्रभु हमें ये सीता हमारी वापस चाहिए। प्रभु को हमने बोला, प्रभु ने कहा ठीक है तथास्तु। रचयिता आपने आपने नोटिस किया होगा पूरे पूरे किसी भी उसमें उठा के देख लेना, रामायण में उठा के देख लेना, आप उसके अंदर उठा के देख लेना, महाभारत के अंदर, वहाँ पे एक ही बात होती है तथास्तु, मांग तुझे दूंगा मैं। वो कहानी वहाँ पर यही चल रही थी दोस्त। तो हम लोगों ने लिस्ट बनाते गए क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए क्या क्या चाहिए, हमने पूरा सेट प्लान बना के रचयिता के दिमाग में डाल दिया। हमने कहा जी ये है हमारा। और करते 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 ये सेट प्लान पता है आप लोगों को कितने लोग दे चुके हैं इस वक्त। खैर अब तो उसकी गिनती ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है अब, क्योंकि हमें खुद नहीं पता किस किसने दिया है वो अब। क्योंकि कोई कागज से कर रहा है, कोई पेन ड्राइव से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है। हमने कहा चलो छोड़ो यार प्रभु पे छोड़ते हैं। लेकिन हाँ लॉ ऑफ स्क्वायर्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें आती है इस्तेमाल करती है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं इस पुस्तक को पढ़ने वालों के सामान्य विकास के लिए क्या आप कोई आदत या अभ्यास है जिसे करने से उनका एक के कानून की तरफ झुकाव में वृद्धि हो जाए, कि मतलब वो एक के कानून की तरफ खुद ही झुक जाए। तो रा कहते हैं देखो सबसे पहला अभ्यास तो ये है, यदि हम मानकर चलें कि ये सब रचयिता की माया है तो यह अभ्यास इस माया में सबसे अधिक प्रयोग करने योग्य है। मतलब ये वाला जो अभ्यास अब ये बताने वाले हैं, कहते हैं हर पल में प्यार होता है, यही इस माया का सबक और लक्ष्य है। अभ्यास यह है कि आपको सचेत होकर जानबूझकर प्रेम को हर चीज में ढूंढना है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। मतलब आप टीवी देख रहे हो उसके अंदर भी लव देखो, दो लोग बात कर रहे हो उनमें भी देखो कि इनके बीच में प्रेम क्या है, आप अपने आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो उसके अंदर भी प्रेम ही देखो। कोई किसी और से बात कर रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कुत्ते बिल्लियाँ आपस में खेल रही हैं कूद रही हैं, बंदर आपस में खेल रहे हैं, जानवर आपस में अटखेलियाँ कर रहे हैं, चिड़ियाँ आपस में कर रही हैं, तो उनमें प्रेम देखना शुरू करो। पहली चीज़ तो ये पहला अभ्यास है, हर चीज़ में प्यार देखो, तुम ढूंढो जानबूझ के कि कहाँ है। कहते हैं ये पहला प्रयास ही पहला कदम है, और ये पहला ही कदम है। फिर उसके बाद कहते हैं इसी चुनाव पर हमारे बाकी के जीवन का अनुभव निर्भर करता है, कि हम आगे क्या क्या करेंगे ना इसी पे निर्भर करता है सब कुछ। कहते हैं प्रेम को खोजने का दूसरा कदम उस क्षण के अनुभव को शुरू करता है, मतलब उस क्षण को शुरू करेगा अब ये, उस चीज़ को शुरू करेगा अब ये। फिर आगे कहते हैं प्रेम को खोजने का तीसरा कदम दूसरे कदम को बल देना है, बल देता है। मतलब जो आप ये कर रहे हो ना, मतलब जैसे जैसे आप करते जाओगे ना आपको आदत सी पड़ जाएगी इस चीज़ की, आप प्यार ही ढूंढते रहोगे हर चीज़ के अंदर, आपको प्यार ही दिखेगा, आपको नफरत नहीं दिखेगी। आपको सामने वाला कुछ कहेगा ना, आपको उसका प्यार दिखेगा, उसका कंसर्न दिखेगा उसके अंदर, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ। तो फिर इसके बाद होता है चौथा कदम, वो कह रहे हैं ना चौथा कदम तीसरे को बल देता है तथा उसे दोहरा कर देता है। तो ऐसी ही चलती, इसमें भी लॉ ऑफ स्क्वायर ही लगती चली जाती है, हमें पता नहीं चलता है लेकिन लॉ ऑफ स्क्वायर लग रही होती है पीछे से यही वाली। तो फिर वो कहते हैं यानी कि हमारे प्रेम को खोजने का प्रयास हर कदम में बढ़ता चला जाता है, हम प्रेम ही ढूंढते चले जाते हैं। परंतु यदि हम इस कार्य में थोड़ी भी ढिलाई देते हैं तो इसमें थोड़ा नुकसान हो सकता है, यानी प्रेम को खोजने की तीव्रता में कमी आ सकती है। हालांकि प्रेम को खोजने की तीव्रता तब तक आप में इतनी बढ़ चुकी होगी कि यह थोड़ा सा नुकसान भी कोई खास मायने नहीं रखेगा। मतलब जब आदत ही पड़ गई हर चीज़ में प्रेम ढूंढने की,
आप जहाँ देखोगे ना नफरत वफरत, आप पूरे ही हट जाओगे, क्योंकि अरे करने देने इनका हिसाब किताब, अभी इस किताब में पता चल जाएगा इनका हिसाब किताब क्या होना है। अभी सबका है इस किताब में, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बचेगा इससे। रचयिता के कानून से कोई नहीं बच सकता, क्या कितनी भी कोशिश कर ले। तो जो लोग होते हैं ना कुछ नफरत फैलाने वाले, तो ठीक है भाई, तू अपना नफरत फैला ले, तेरा ये तेरा चुना हुआ रास्ता है, ये तूने खुद चुना है जानबूझ के। हम नहीं बोलने वाले तेरे को कुछ, हम तेरे उस नफरत के अंदर भी प्रेम ही ढूंढेंगे कि कहाँ पर है इसके अंदर प्रेम। ये नहीं ढूंढ सकते आपकी भाई ये तो नफरत फैला रहा है, नफरत फैला रहा होगा ठीक है, अपने लिए फैला रहा है वो, हो सकता है 10 लोगों में और फैला दे। खुद तो मरा मरा, वो है ना क्या नाम है वो, एक कहावत है, खुद तो मरा मरा 2-4 को और साथ ले गया। और वो जो 2-4 होते हैं इसकी बात में आके फिर मात खा जाते हैं। तो ऐसा हो ही जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उनका हिसाब किताब है इस पूरी किताब के अंदर, सबको ज्ञान मिलेगा इसके अंदर कि होता क्या है रचयिता का बनाया हुआ तरीका। तो फिर वो बोलते हैं अभ्यास 2, कहते हैं यह ब्रह्मांड एक प्राणी है और ये रचयिता की सोच में है और यही रचयिता है। अब आप कहोगे ये ब्रह्मांड एक प्राणी है, रचयिता की सोच में है और यही रचयिता है, ये क्या कहानी हुई? अभी बताते क्या कहानी हुई। फिर वो कहते हैं जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखे तो उसमें रचयिता को देखे, यानी उसे भी रचयिता ही समझे। यह एक लाभदायक अभ्यास है। दोस्तों आपको पता है पूरा ब्रह्मांड बना किस में है? यह पूरा ब्रह्मांड रचयिता के दिमाग में बना हुआ है, पता है आपको? ये सोच में उसकी। अब आप कहोगे सोच में कैसे बना दिया? सोच में ही बनता है ये। रचयिता ने पूरा एक एक कंकड़, बोलते थे ना पहले के लोग हमारे, कंकड़ में भगवान है, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि ये सोच में बना हुआ है। और ये जितनी चीज़ें आपकी चल रही है ना, जितना बड़ा ये ग्रह है, आप गाड़ी उठाते हो इधर से उधर, इससे मिल रहे हो, गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे बात, मम्मी से फ़ोन पे बात, इससे बात, दोस्त से बात, पापा से बात, ये कर वो कर, फलाना कर, ढिमाका कर, पार्टी चल रही है, जरा बैकपैक बनाई हो यार जरा 2-3। ये जो सारी चीज़ें चल रही होती है ना, ये सारी रचयिता की सोच में चल रही हैं। ये आप जो जो कर रहे हो रचयिता की सोच के अंदर ही कर रहे हो। आप ये सोच के चलो आप उसके सपने के अंदर हो इस वक्त, आपको भी पता नहीं है, भी बता देंगे राह। तो खैर वो कहते हैं दूसरा अभ्यास उन्होंने बोला, जब भी सामने वाले को देखो ना तो उसके अंदर ये देखो कि ये रचयिता चल रहा है मेरे सामने। अनुभव उसका अलग है पर ये भी रचयिता ही है। आपको समझ नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे, लेकिन हाँ वो रचयिता ही है आपके सामने जो चल रहा है। हो सकता है गरीब हो सकता है भिखारी हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो रचयिता है। वो अपने माध्यम लगा क्या है वो बाद में देखेंगे क्या है, लेकिन वो रचयिता है वो। तो आगे वो कहते हैं अभ्यास नंबर 3, कह रहा है जब भी आईने में आप देखो तो आप रचयिता को देखो, स्वयं को भी रचयिता ही समझो। मतलब दोस्तों जब भी आप अपने बाल बना रहे होते हो ना शीशे के सामने, और जो आपकी चल रही होती है ना सेल्फी, के आज सेल्फी मैंने ले ली है, सेल्फी मैंने ले ली है, ये जो चलता है ना आपका सेल्फी मैंने ले ली है, ये रचयिता की सोच में चल रहा है सारा कुछ। तो जब भी आप सेल्फी भी देखो ना अपनी, तो ये देखा करो कि इसके अंदर रचयिता है, मैं नहीं हूँ, रचयिता है ही ये। रचयिता ने अपने अपने को सब कुछ मेरे अंदर ही डाल दिया है, और आपको पता चलेगा कैसे डाल दिया है। और तो फिर वो कहते हैं आगे अभ्यास 4, कहते हैं जब भी आप अपने आसपास को किसी भी वस्तु को देखें, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, हर वस्तु में रचयिता को ही देखें। यानी आपकी टेबल, आपकी चेयर, आपका खाना, आपके दोस्त, आपकी दीवार, आपका सब कुछ, गाड़ी वाड़ी, ये वो सब में रचयिता है। सच बता रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है, सब चीज़ों में रचयिता है ये बहुत कमाल की चीज़ है ये। तो फिर वो कहते हैं इस अभ्यास को करने से पहले ध्यान, चिंतन या प्रार्थना की तरफ झुकाव होना आवश्यक होता है। जब तक कि आप इनमें से कोई भी तरीका नहीं अपनाएंगे, तब तक ये सारी जानकारियां आपके दिमाग की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगी। इस प्रकार वह आपके कर्म में नहीं दिखाई देंगी और आपकी आत्मा को नहीं छू पाएंगी, तथा यह सारी जानकारियां महत्वहीन हो जाएंगी। देखो दोस्तों इसके अंदर ना 3 चीज़ें हैं। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा यार पहले तो ध्यान करो। ध्यान मतलब तीन तीन चीज़ें बोली हैं, ध्यान, चिंतन या प्रार्थना। ध्यान क्या होता है? ध्यान होता है या तो आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन कैसे कर सकते हो? मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। हमारा पर्सनल तरीका यदि कोई पूछना चाहे तो, हालांकि पूछा भी काफ़ी लोगों ने दोस्तों, हमें हेमिसिंक पसंद है, अंग्रेज़ी है, बट उसके हिंदी भी काफ़ी हैं बने हुए हैं, जो कि हमारे दोस्तों ने बना दिए थे। ये लॉ ऑफ वन के अंदर ही लोगों ने बना दी, कैसे जी हम बना देंगे, लाओ दो। तो यदि आप चाहें आप उनसे मांग सकते हैं। फिर दूसरा चिंतन। चिंतन पता है क्या होता है? चिंतन होता है जब भी कोई चीज़ देखो ना तो उसका उल्टा भी सोचो। अगर सामने नफरत चल रही है तो इसका उल्टा क्या होगा, और अगर सामने प्यार चल रहा है तो इसका उल्टा क्या होगा। तो जब आप दोनों चीज़ों का संतुलन बना रहे होते हो ना, इसको कहते हैं चिंतन करना। और तीसरा प्रार्थना।
कि रचयिता की प्रार्थना करो। अब आप किसकी करते हो किसकी नहीं करते हो, हम उसके अंदर नहीं घुसना चाहते। आप कुछ किसी भी तरीके से करो, आप किसी भी धर्म के हो, अपने हिसाब से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं, हम कैसे बोल दें कि हमें आपसे दिक्कत है। जब आप हो ही रचयिता तो हमें आपसे दिक्कत कैसे हो सकती है? हमें किसी से भी नहीं है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं सोच रहा था अटलांटिस और लमुरिया की सभ्यता कैसे इतनी बड़ी हो गई, किस तरह से ये सभ्यता आगे बढ़ी, ये कहाँ से आई थी। और आगे का ना जो इसमें लिखा है आगे सुनाई नहीं दिया, मतलब जो टेप रिकॉर्डर था ना उसमें ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाई ये बात। तो दोस्तों दो सबसे बड़ी सभ्यताएं रही हैं इस धरती के ऊपर, सबसे बड़ी। ये कभी आप ध्यान में भी जाके अगर देखो, ध्यान में जाके ना आप कुछ भी कर सकते हो। कभी भी जाके किसी भी सभ्यता को देखना, क्या देखना, आप सब कर सकते हो। इसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं इंग्लिश में। आप सब कर सकते हो, ये आपके अंदर ही है वैसे ही। तो ये सबसे बड़ी सभ्यताएं हुई। तो फिर आगे रा कहते हैं, यह हमारे इस समय का अंतिम सवाल होगा। तो कहते हैं अटलांटिस और लेमुरिया की सभ्यता एक नहीं बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं थी। सबसे पहली हम म्यू यानी लेमुरिया को कह रहे हैं कि लोगों की बात करते हैं। म्यू यानी कि लेमुरिया की सभ्यता। वे कुछ हद तक पुराने सोच के प्राणी थे तथा वे आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत थे। यह सभ्यता इसी चक्र का हिस्सा थी जो कि करीब 53,000 वर्ष पहले यहाँ हुआ करती थी। दोस्तों 53,000 साल पहले की सभ्यता थी ये, 53,000 साल। और क्या कह रहे हैं, वो आध्यात्मिक थे बहुत ज्यादा और काफी उन्नत थे। मतलब अध्यात्म का इस्तेमाल करते 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 सिद्धियां प्राप्त करने वाले, जैसे हम सुनते नहीं है कि जी पहले के लोग तो ऐसे हुआ करते थे, यूं ही हवा में से कुछ निकाल देते थे जी, ऐसे कर देते थे जी, वैसे कर देते थे। कहानियां बहुत सुनी है हमने, लेकिन वो कर देते थे। वो पता है कैसे करते थे? अध्यात्म का ज्ञान, यानी उन्हें ये पता था कि एक एक चीज से कैसे, इसी हवा में से कैसे निकाली जाती हैं चीजें। इतने इतने आगे थे वो हम लोगों से। और ये जो टेक्नोलॉजी फेक्नोलॉजी है ना हमारे हाथ में, कुछ नहीं है उसके आगे। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ये ज्ञान हो जाए ना, देखेगा बस फोन के अंदर, फोन ही डेड कर देगा पूरा का पूरा। यहीं से बैठे बैठे कहीं भी कुछ भी कर देगा वो। इतनी शक्ति आ जाती है उसके अंदर। तो खैर वो आगे चलते हैं। वो कहते हैं यह सभ्यता काफी मददगार तथा हानि रहित थी जो कि टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने से समुद्र में समा गई। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। हुआ क्या दोस्तों, उस टाइम पे सभ्यता तो बिल्कुल सही चल रही थी, सारा कुछ सही चल रहा था। ये जो ग्रह था ना, इसने हल्की सी करवट ले ली। और जैसे ही इसने करवट ली तो नीचे की जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ना, जिसपे पूरा का पूरा ये टिका होता है, ये ना बिल्कुल समुद्री, मतलब समुद्र के नीचे की जो सतह होती है ना, बिल्कुल ये अंदर जाके जो सेंटर होता है, कह रहा वहां होती है ये। कह रहा वहां से हल्की सी खिसक गई। कह रहे ये खिसकी और पूरी की पूरी सभ्यता ही पानी के नीचे चली गई। लो खैर जो भी है, उसके आगे देखते हैं। उनमें से जो बचने में कामयाब रहे वह पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर चले गए, जैसे कि रशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। जिन भारतीय लोगों के तुम आप जानते हैं ना, उनके लिए आप इतना सहानुभूति महसूस करते हैं, उनके ही वंशज हैं ये। यहाँ पे वैसे पता है आप लोगों को, ये जो भारतीय बोल रहे हैं ना, ये हमारे वाले भारतीयों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अमेरिका में रेड इंडियन हुआ करते थे, रेड इंडियंस, या कह लो नॉर्थ अमेरिकन, नेटिव अमेरिकन बोलते थे इनको। ये क्या होते थे, ये वंशज है वहाँ के पुराने वाले, 53,000 साल के पुराने वंशज हैं ये आए थे वहाँ पे। और ऐसा नहीं हमारे देश की बात नहीं होगी, हिंदुस्तान की, इसमें उसकी भी बात होगी, अभी आप देखना। तो वो कहते हैं हालांकि इनमें से कई लोग दूसरी घनत्वता के ग्रह से आए थे जहाँ कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि उनके सूर्य की का उम्र अधिक होने के कारण वहाँ तीसरी घनत्वता की स्थितियों का निर्माण नहीं हो पा रहा था। यह ग्रह डेनेवकाश गंगा का था। मतलब ये जो जिस ग्रह से यहाँ पर आए ना, ये थे तो बहुत एडवांस्ड। इनका जो जन्म हुआ फिर इस ग्रह पे किया गया कि भाई वहाँ का जो सूरज है, भाई वो उसकी उम्र हो गई है, बूढ़ा हो गया वो, अब वो उतनी नहीं दे सकता। तो हो गया होगा, बूढ़ा होने के बाद होता ही है कि भाई चलो जी हो गई हमारी सारी काम, इनको वहाँ भेज दो। तो ऐसे ही इनका यहाँ पे स्थानांतरण हुआ, मतलब वो यहाँ पर आ गए। तो फिर आगे वो बोलते हैं अटलांटिस सभ्यता का एक संगठित समूह था जो कि लगभग 31,000 वर्ष पूर्व हुआ करता था। यह धीमी गति से विकास करने वाला तथा कृषि प्रधान समुदाय था। तो ये लोग सारे के सारे खेती बाड़ी और ये सारी चीजें मतलब दोनों चीजें करते थे, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी साथ में चल रहा है और प्रैक्टिस भी चल रही है, सब मतलब अभ्यास भी चल रहा है कि हाँ मेडिटेशन भी करते रहो करते रहो। इन्हें पता था सारा कुछ मेडिटेशन से ही मिलेगा, सारा ज्ञान हो चुका था इनको। और ये 31,000 साल पहले की बात हो रही है। हालांकि पुरानी सभ्यता थी, लेकिन निकल गए वहां से जब हुई टेक्टोनिक प्लेट खिसकी। अब इनको पता चल जाता था, क्योंकि इनको पता है कि हाँ भाई यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट वो खिसकने वाली है। तो जब क्योंकि ये सारा कुछ अपने पूरे ग्रह को जानते हैं अच्छी तरीके से, तो इनको ये बैठे ध्यान अवस्था में इन्हें पता चला, ये वहां से निकल गया, वहां से निकल गए। देख लो सारी आगे की चीजें पहले पता थी इनको। तो फिर वो आगे कहते हैं लेकिन अचानक से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व
इनके हाथों में तकनीक का ज्ञान आ गया तथा वे रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता का प्रयोग करना भी सीख चुके थे, परंतु उन्हें इसकी पूरी तरह जानकारी नहीं थी। तो यह बात हुई फिर देखो 31,000 वर्ष पूर्व पहले तो मर गई सभ्यता, ठीक है, वो सभ्यता में से कुछ लोग निकले, फिर 31,000 साल पहले वो खेती बाड़ी किया करते थे और इसी आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर चला रहे थे। एक तरीके से कृषि प्रधान हुआ करते थे कि भाई खेती बाड़ी कर लो। फिर इनकी धीरे 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 आगे बढ़ के आ रहे थे। फिर 15,000 साल पहले, मतलब अभी से लगा लो 15,000 साल पहले, मतलब 1981 की बात है तो तब से 15,000 साल पहले का लगा लो आप। तो वो कह रहे कि उसके बाद इनके हाथ में लग गई अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानी और उसका उपयोग भी करना सीख गए ये सारे के सारे, परंतु इनको पूरी जानकारी नहीं थी कि ये करना कैसे है इसको। तो फिर आगे राय ये कहते हैं, हम यह भी जोड़ना चाहेंगे कि उन्होंने बुद्धिमान ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया। मतलब ये जो होती है ना, ये जो अनंत रचयिता की अनंत ऊर्जा, जो हम आपको कह रहे थे ना आंख मूंदना और फिर उसके बाद यहीं पर टिमटिमाते से दिख जाते हैं कभी कभी, इसका भी इस्तेमाल करना सीख गए कि इसी को बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ये भी सीख गई कि भाई इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों आपको पता है ये जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है ना, आप अपने ना जैसे आपने वो देखिए हम लोग लूडो खेलते थे, वो गोटी होती थी, वो जितनी बड़ी गोटी का साइज होता है ना, ये कभी खत्म नहीं होती है। ये ही खास बात है इसकी। इतनी सी गोटी बहुत है इस पूरे ग्रह के लिए, सबके घर में बिजलियां बिजलियां गाड़ियां चलाने के लिए बहुत है ये, मतलब और खत्म भी नहीं होगी, ये भी इसकी अच्छी बात है। इतनी छोटी सी जगह में से इतनी निकल आती है ये ऊर्जा, इतनी पावरफुल होती है ये। और आप सोच रहे होगे कि काश ये ऊर्जा हमें मिल जाए, भाई इसी ग्रह पे ही है, मिलेगी नहीं लेकिन किसी भी हाल में है, कुछ कलाकार लेके बैठ गए थे। तो खैर आगे वो बोलते हैं, उन्होंने अनंत ऊर्जा से प्रवाहित होने वाली नीली या पीनियल रे के प्राकृतिक प्रवाह में काफी फेरबदल की। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने आपने सुना होगा तीसरी आंख, नीली वाली जो होती है तीसरी आंख, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए इसका खूब इस्तेमाल किया और हुआ भी इनके लिए। कह रहे इसका इस्तेमाल करके वे कई अन्य प्रजातियां बनाने में सफल हो गए। ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी होती है ना दोस्तों, अगर यदि किसी गलत हाथ में लग जाए ना, तो या सही हाथ में भी लग जाए तो कुछ भी किया जा सकता है इससे। प्रजातियां भी बनाई जा सकती हैं, मतलब जानवर बनाए जा सकते हैं, इंसान बनाए जा सकते हैं, सब कुछ बनाया जा सकता है इससे, इतनी पावरफुल होती है। तो फिर वो कहते हैं, उन्होंने हीलिंग और स्वयं पर कार्य करके सुधार लाने के बजाय इसका नकारात्मक उपयोग किया। तो उन्होंने भी यही गलती की कि इसका इस्तेमाल ये दूसरों के लिए काम के लिए तो किया नहीं, और नकारात्मक यानी उल्टी सीधी चीजें करनी शुरू कर दी इससे। फिर क्या हुआ, लगभग 11,000 वर्ष पहले इनके बीच पहला युद्ध हुआ। तो सबसे पहला युद्ध इस धरती पे कभी हुआ था ना, तो तब हुआ, जिस कारण से वहां की लगभग 40% आबादी युद्ध में मारी गई। दूसरी एक और बात, सबसे भयानक लड़ाई लगभग 10,821 वर्ष पूर्व हुआ, जिस कारण पृथ्वी की व्यवस्था ही बदल गई और अटलांटिस का एक बड़ा भाग जलमग्न हो गया। इनमें से 3 समूह जो कि सकारात्मक थे, उन्होंने तबाही से पहले ही वहां से निकलना बेहतर समझा और वह तिब्बत, पेरू और टर्की, जिसे आज की डेट में हम टर्की कहते हैं ना, तुर्की के पहाड़ों में बस गए। तो दोस्तों हुआ पता है कि युद्ध किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था लेमुरियंस और अटलांटियंस के बीच में। ये दोनों ही घुस गए आपस में एक दूसरे से युद्ध में, और वो इसलिए घुसे दोनों एक दूसरे से क्योंकि दोनों के हाथ में लग गई थी ये पावर। ऐसा नहीं था कि किसी एक के हाथ में हो, जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पर है ना, कहते हैं जी विश्व की सबसे बड़ी पावर कौन है, कहते हैं जी अमेरिका और रशिया, और दोनों के पास ही है ये, जितना हमें पता है। ये स्टीवन ग्रियर ने तो यही बताया। और दोस्तों आप लोग, हम स्टीवन ग्रियर का नाम पता है क्यों लेते हैं बार बार, यह व्यक्ति हिंदुस्तान भी आया घूमने के लिए, यहां से वेद भी सीखे, पूरा ज्ञान सीखा अच्छे से, उपनिषद भी सीखे। महर्षि महेश योगी का बेस्ट स्टूडेंट था ये भी और भी, ये जितने भी ये कारला वगैरह ये जो चल रही है ना, ये जितनी भी चैनलिंग चल रही है, ये महर्षि महेश योगी के स्टूडेंट थे ये, कोई ऐसे वैसे हल्के मुल्के कोई बच्चे नहीं है ये कि ऐसी सारी जानकारी ले आए निकाल के। इन्हें पता था कि जानकारी कैसे ली जाती है, और आज भी इनमें से जिम आज भी जिंदा है और आज भी करता रहता है ये काम। वो आज भी जानकारी उसके पास लेटेस्ट होती है सबकी सारी चीज़ें। तो फिर रा कहते हैं, इस सत्र को बंद करने से पहले यदि आपके पास कोई छोटा सा सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, अगला सवाल, इसके पहले कि मैं कारला के विषय में कुछ पूछूं, मैं थोड़ी जानकारी चाहता हूं। आपके हिसाब से आकाश गंगा शब्द का मतलब क्या है? तो रा कहते हैं, हमारा वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हम स्वीकार करते हैं कि कुछ आकाश गंगा में एक ग्रह हो सकता है, और सौर्य यानी सोलर ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी सौर्य मंडल भी हो सकते हैं, तो दूसरे में कई हो सकते हैं।
तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि भाई आकाशगंगा का मतलब ये नहीं है कि जी एक सौर मंडल हो गया हमारे जैसे 9 प्लेनेट 12 प्लेनेट। तो खैर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ कितने भी हो सकते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है। फिर आगे कहते हैं हालांकि ये प्रश्न हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। राह के लिए क्यों रखेगा जिसको सारा कुछ ही दिख रहा है यार, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है उनको, उन्हें क्या जरूरत है ये सौर मंडल और मंडल की। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, यानी कि हमारा सौर मंडल में जो 9 ग्रह हैं और एक सूरज है, आप उसे सौर्य आकाशगंगा कहेंगे, मतलब आप इसे इसे कह रहे हो आप आकाशगंगा। राह कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। तो डॉन कहते हैं एक आकाशगंगा में लगभग कितने तारे होते हैं। ये कहते हैं ये तो आकाशगंगा की व्यवस्था पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी आकाशगंगा में इस वक्त कई लाख ग्रह और तारे हैं। दोस्तों देखो लेटेस्ट उसके हिसाब से भी ये पता चला है कि मतलब पहले का बता देते, पहले तो हम आपको पहले का बताते हैं। ये जो हमारी है ना मिल्की वे बोलते हैं जिसे हम, हमारी आकाशगंगा, इसमें करीब 200 बिलियन सूरज हैं। और 200 बिलियन का मतलब हो गया आपका एक एक बिलियन हो गया आपका 100 करोड़। अब आप करते रहना कैलकुलेशन घर पे बैठ के। तो 200 तो हो गई ये, ठीक है, सूरज। अब उन सूरजों के आसपास आप लगा लो कितने ग्रह हैं, ठीक है। किसी में 3 भी हो सकते हैं, किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 8 भी हो सकते हैं, किसी में 15-15 16-16 भी हो सकते हैं, और किसी में 36-36 ग्रह भी हो सकते हैं। एक ही सूरज के आसपास 36 ग्रह। ये डिपेंड करता है कि उसकी व्यवस्था कैसी है। और आप ये भी जान के हैरान हो जाओगे सच में, जितने ये सूरज है ना इस आकाशगंगा में, उतने ही न्यूरॉन्स भी हैं आपके दिमाग के अंदर। जो आप कहते हो ना मेरे दिमाग के अंदर बत्ती जली, वो इसी वजह से जलती है बत्ती, क्योंकि पूरा का पूरी आकाशगंगा आपके दिमाग के अंदर है इस वक्त, आपको पता नहीं है बस। तो खैर, अब हम आपको अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं हमारे दोस्तों। आदने आदने वासु। धन्यवाद।